तो पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी से इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करेंगे और हमारे संवाददाता विनोद मिश्र हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, हमारे राजनीतिक सलाहकार, हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्र हमारे साथ में, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी। सबसे पहले तो सीधा सवाल आपसे, आखिर घाटी में अमन के दुश्मन कौन है? कौन नहीं चाहता कि वहां पर अमन चैन फिर से कायम हो? निखिल, आपने बहुत सही सवाल किया है और एजेंडा भी आपका है कि कौन है घाटी के दुश्मन। आप ये देखिए कि जिस तरह से अभी विजय कुमार कह रहे थे, आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो अभी रिएक्शन दिया है आपके चैनल पे, आप सुन रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि जैसे मोहम्मद ने इसका ऑन भी किया है और कश्मीर टाइगर्स के नाम से जो उसका आउटफिट है उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली थी। ये वही हमला है कि आप याद कीजिए निखिल कि 3 साल पहले 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद इस तरह के पुलिस बल पे ये पहला हमला है जी। और ये हमला कैसा है आप ये देखिए कि जब पुलिस वाले अपने काम से लौट रहे थे, अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो कश्मीर के आउटस्कर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसमें अभी जो सुबह में एक पुलिस जवान के जो शहीद हुए हैं, कुल मिला के 3 पुलिस जवान शहीद हुए हैं और 12 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने कहा है निखिल कि कौन है अमन के दुश्मन, आप देखिए कि पिछले नवंबर महीने में उसी कश्मीर वैली में इस पेंडेमिक के दौरान भी 1.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वादी में इन तमाम जो छिटपुट हिंसाएं हो रही थी, जो टारगेट किलिंग मिलिटेंट की तरफ से जो एक अमन क्या ये ख़त्म करने की जो कोशिश थी, उसको पूरे देश के लोगों ने एक तरह से धता बताया था और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुटे थे। कश्मीर के उस टूरिज्म को फिर से हरियाली लौटा दी थी। लेकिन दिक्कत क्या है उसमें कि आप देखिए कि जो सो कॉल्ड अपने को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कश्मीर के सियासतदान कहते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या दूसरे सियासत लीडर है, उनका रवैया आप देखिए कि अभी एक पिछले हफ्ते में एक इनकाउंटर में 3 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवानों ने कॉर्डन लगा के उसको इनकाउंटर में ढेर किया था। और आप देखिए कि उससे मारे गए मिलिटेंट के विरोध में महबूबा मुफ्ती फॉर्मर सीएम जंतर मंतर पे धरना देती हैं और वो कहती हैं कि वो इनोसेंट लोग थे जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया था। अब सवाल ये है कि एक जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका रवैया देखिए कि टारगेट किलिंग में 17 से ज्यादा जो मजदूर हैं, वहां के छोटे छोटे कामगार हैं, उनको मिलिटेंट मारते हैं यार, उसका कोई दोष नहीं है, कोई इससे लेना देना नहीं है और वो इस किलिंग में उसको शिकार करते हैं और उसके बाद भी ये अगर मिलिटेंट को उसी में इनकाउंटर किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो कश्मीर के सियासतदान उसको इनोसेंट बता के एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान की पैरवी की क्या बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने परसों जम्मू में कहा कि पाकिस्तान से बात किए बगैर इसका मसला नहीं है। क्या पाकिस्तान के इस आज जेईएम का जैसे अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान कश्मीर में स्थिति को तय करेगा? ये क्यों कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? जबकि बात सीधी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डे फर्स्ट से स्टैंड है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ लाहौर एग्रीमेंट पे बात होगी, जिसमें पाकिस्तान को अपने यहाँ जो संरक्षण दे रहे हैं वो सारे मिलिटेंट आउटफिट को, सारे कैंप को, उसको बंद करना होगा और ये पाकिस्तान जब तक बंद नहीं करता है तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। और रही बात कि ये जो पैरवी आज ये कर रहे हैं, ये वो जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे समय तक में उससे सत्ता में रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का 15-20 साल तक का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर आते हैं तो उनका डायलॉग बदल जाता है। महबूबा मुफ्ती जब सत्ता से बाहर होती है तो उनका डायलॉग बदल जाता है और ये सारे लोग जो आप कह रहे हैं यही कश्मीर के अमन के दुश्मन हैं। आज जब कश्मीर में इतनी बड़े डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी वहां पे डेवलपमेंट को कोने कोने गांव पहुंचा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अगर इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कश्मीर के अमन के दुश्मन बहुत सारे लोग हैं, कुछ जाना भी और कुछ अनजान भी। कुछ जाना भी कुछ अनजाना भी, जो सामने से गोली बरसा रहे हैं वो तो जाने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तमाम सारे लोग पर्दे के पीछे से सियासत कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो ये लगातार वहां पर विकास का एक नई बयार चल रही है, आपने खुद बताया कि कितना जबरदस्त फुटफॉल रहा है वहां पर टूरिस्ट का, कुल मिलाकर क्या ये परेशानी की वजह है कि अब राजनीतिक दाल नहीं गलेगी? अगर प्रदेश विकसित हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इस पूरी सियासत को समझेंगे, शायद क्या यही वजह इसके पीछे? निखिल, मैं आपके इस सवाल को जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं एक बार सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के जो आला ये थे, लीडर थे और हुर्रियत के कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, उनसे मिलने के लिए मैं एक बार यहाँ दिल्ली में जब वो आए थे तो मैं उनसे मिलने गया था और मैं जब मिल के नीचे आ रहा था तो मुझे कश्मीर का ही एक जर्नलिस्ट मिला
तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या बोला यार, कुछ न्यूज़ है? तो मैंने कहा कि हाँ न्यूज़ है, तुम्हें पता होगा। तो बोला बिल्कुल यही चीज़ मैं कह रहा हूँ हमेशा कि 30 साल से इन लोगों का कोई डायलॉग नहीं बदला, चाहे वो हुर्रियत के लीडर हों, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, वो हर समय में एक वही डायलॉग देते हैं जो उनकी एक सियासत की नींव रही है। कश्मीर में कितना बदल गया है कश्मीर, ये आप अगर देखें कश्मीर को जाके आज और पिछले 10 साल के, पिछले 7 साल पहले के कश्मीर में, तो आपको लगेगा कि झेलम का पानी कितना बह चुका है। आज कश्मीर में 50,000 से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पंचायतों से लेके जो डिफरेंट लोकल बॉडीज हैं उसके चुने हुए नुमाइंदे हैं। उन चुने हुए नुमाइंदों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अब ये सियासतदान की बौखलाहट ये है कि इनको आज कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो ये फिर से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन गए हैं। ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म को लेके कश्मीर के भोले भाले जनता को गुमराह करने में लगे। तो आपको क्या लग रहा है कि यही सारे लोग दरअसल कश्मीर के विकास के बाधक पहले भी रहे हैं, और अब जब भारत सरकार वहां पर विकास कर रही है तो फिर एक ये नई तरह से उसमें चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं? डिफरेंटली जबकि आपने कि आप इस चीज़ को देखिए, परिवारवादी पार्टी जो कहती रही है, आपको बार बार चर्चा होती रही है कि इसमें जो सत्ता को कुछ लोगों और कुछ परिवारों में अब तक पिछले 40-50 सालों में जो एक तरह से आप सोचिए कि हाईजैक कर लिया गया था पूरे सत्ता, इसी सेल्फ रूल और इसे गोल को लेके कि सेल्फ रूल और आर्टिकल 370 को लेके कुछ ही लोगों में ये पूरे सत्ता का केंद्रित सत्ता की वहां पे राजनीति चल रही थी। आज वो बदल गया है, आज डिस्कोर्स चेंज हो गया है। आज जम्मू कश्मीर के हर पढ़ा लिखा नौजवान अपने को सत्ता में भागीदारी चाहता है। अब ये सामाजिक भागीदारी की डेमोक्रेसी है जिसमें आप गांव में जाएं, शहर में जाएं, कहीं भी जाएं तो वहां के लोकल्स जो हैं वो आपको अपनी भागीदारी निभाते हुए दिखेंगे। देखिए जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से ये सॉफ्ट उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कोई निश्चित तौर पर जो सेपरेटिज्म की बात जो करेंगे वो सॉफ्ट या हार्ड नहीं हो सकता, सीधे सीधे एक लाइन लेनी पड़ेगी। और ये इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट करता है। नहीं देखिए, ये सबका स्टेक है। आज कश्मीर में जो एक्टिव कम से कम 10 से 15 टेररिस्ट आउटफिट थे वहाँ पे, आज आप देखिए कि उसके एक भी कमांडर जिंदा नहीं है, सारे के सारे कमांडर वहाँ मार दिए गए हैं। आज उसका एक एग्जिस्टेंस का सवाल है। ये छिटफुट हिंसा आप जब देखते हैं तो वो सिर्फ एक मीडिया अटेंशन को लेके होता है, एक ग्लोबल अटेंशन को लेके होता है, जब उसको लगता है कि उसके मीडिया में कवरेज मिल रहा है इस तरह के हमलों से। उसी तरह से जो मेन स्ट्रीम की पार्टी है वो भी इस तरह के अपने सॉफ्ट सेपरेटिज्म को लेके आते हैं कि उनको भी लगता है कि यही हमारा एक पॉलिटिकल बेस बन सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट पर उनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर उनको डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है तो यही जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात आपने कही, यही इनकी यूएसपी है और यही उनके पूरी सियासत की पूंजी है। निखिल, एक आम देशवासी के नजरिए से इसको समझे तो इस पूरी समस्या का, क्योंकि एक अपने आप में पूरी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं लोग, इसका हल क्या है आपकी नजर में? देखिए निखिल, सीधी सीधी बात है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद आपने देखा होगा कश्मीर का जो सिचुएशन बदला है उसमें सिर्फ यही इसका जवाब है कि एक डेमोक्रेसी ही पूरे देश में जहां कहीं भी आप चले जाएं, चाहे वो नक्सल इफेक्टेड स्टेट हो या फिर दूसरे वायलेंस के इफेक्टेड स्टेट हो या कश्मीर ही क्यों न हो, हर का जवाब सिर्फ डेमोक्रेसी से है। और डेमोक्रेसी में जो वोट की ताकत है वो कभी भी गन की ताकत से भारी होती है। निखिल जी, निश्चित तौर पर जनता की ताकत सबसे भारी होती है, जनता जनार्दन होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक सेटअप में। और कश्मीर की जनता भी विकास के इच्छुक है और देश की जनता विकास के इच्छुक है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जवाब जरूर जनता देगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद जी। थैंक यू।